हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू द यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रजनीश कुमार। आज हम क्लास 10th का जो साइंस का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है उसका हम पार्ट 5 करने जा रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने ओम्स लॉ और उसका जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है उसके बारे में स्टडी किया था। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज हम रेजिस्टेंसेस के जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं, क्या मतलब होता है उनका, ये स्टडी करेंगे और किस प्रकार से हम किसी भी सर्किट में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। तो चलिए चलते हैं आगे। ओके जी, पहला हमारा जो टॉपिक है, व्हाट डू यू मीन बाय सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। रेजिस्टेंसेस को सीरीज क्रम में जोड़ने का क्या अर्थ है ये देखेंगे हम। एंड ओम्स लॉ की मदद से हमको क्या एक्सप्रेशन डिराइव करना है, क्या फॉर्मूला निकालना है फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस को यदि हम सीरीज क्रम में, श्रेणी क्रम में लगा देते हैं तो नेट असर क्या होता है, इफेक्टिव जो सर्किट का, पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो कितना आता है, उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे हम ओम्स लॉ की मदद से। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। ठीक, तो आई हमारा है करंट, सबको पता है सिंबल, और वी हमारा होता है पोटेंशियल डिफरेंट। तो यहाँ बेसिक चीज जो मैंने ब्रैकेट में लिखी है, करंट सेम होना चाहिए और पोटेंशियल डिफरेंट क्या होना चाहिए, डिफरेंट। तो ध्यान से सुनेंगे पहले हिंदी में। यदि दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस को इस प्रकार से जोड़ा जाए, एक के बाद एक लगातार सर्किट में, लूप में, ताकि सबसे जो करंट फ्लो कर रहा है ना प्रत्येक रेजिस्टेंस से, वो तो हो सेम टू सेम, और सब में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। इस प्रकार का जो क्रम है वो सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। और सिंपल भाषा में देखें हम, तो हम बैटरी से स्टार्ट करें और फिर बैटरी के बाद में पहले एक रेजिस्टेंस लगा दिया, फिर दूसरा लगा दिया, फिर तीसरा, चौथा, जितने भी हैं, और फिर वापस हम घूम फिर के बैटरी पे आ जाए। तो एक ही सिंगल रास्ते पे यदि सारे के सारे रेजिस्टेंसेस जोड़ दिए जाए तो इस प्रकार का जो क्रम है वो क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसमें बेसिक पॉइंट समझ में आ गया। करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग अलग होता है प्रत्येक रेजिस्टेंस में। ठीक है, तो देखेंगे डेफिनेशन क्या है। टू और मोर रेजिस्टेंसेस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए तब कहलाते हैं। कब? इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच इज द सेम। मतलब सबसे गुजरने वाला करंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डिफरेंट। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो अभी हम देख लेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा आपको जिससे याद रखना आसान होगा कि करंट तो क्यों सेम होना चाहिए और पोटेंशियल डिफरेंस क्यों अलग होना चाहिए। क्लियर है? चलिए हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए जी, तो ये आ गई हमारी नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारा सर्किट डायग्राम है सीरीज कॉम्बिनेशन का। ठीक है कि नहीं क्या? चलिए देखेंगे, ये हमारी बैटरी है, दिख रही है। तो इसका सपोज पोटेंशियल है टोटल V वोल्ट। क्लियर है? ये हमारा की है, स्विच है। ठीक है, ये हमने एमीटर लगा रखा है और मैं पहले बता चुका हूं कि एमीटर को हमेशा सीरीज क्रम में लगाते हैं। सीरीज मतलब होता है एक ही रास्ते पे लगाते हैं। ठीक है कि नहीं क्या? और वोल्ट मीटर जो होता है वो पैरेलल में लगता है। ठीक है, तो अभी इसी रास्ते पे देखो, बैटरी से हम चले एमीटर के बाद में हम ये रेजिस्टेंस 1 पे आ गए, फिर उसी से आगे चल के रेजिस्टेंस 2 एंड रेजिस्टेंस 3, और फिर हम वापस घूम फिर के बैटरी के ऊपर आ गए। ठीक है, वाया की के। ये सर्किट को डिस्कनेक्ट करने का काम कर सकते हैं, करंट ऑन और ऑफ करना, स्विच है एक तरह से। ठीक है, और हमने एक्स और वाई के बीच में जो तीन रेजिस्टेंस लगे हैं हमारे R1 R2 R3, और इन्हीं के बीच में हमने क्या लगा दिया, एक वोल्ट मीटर लगा दिया। समझ में आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए। ठीक है, चलिए, तो अब क्या होता है, ध्यान देंगे कि जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, सेम। तो यहां से बैटरी से अगर करंट, बैटरी का टोटल पोटेंशियल V वोल्ट है, ठीक है कि नहीं, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस यहां नीचे लिखा भी है कि V इज द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, टोटल पोटेंशियल। और I हमारा टोटल करंट निकला ये। ठीक है, ये करंट एमीटर के थ्रू जाएगा, I करंट इधर से आएगा, और वो I करंट रेजिस्टेंस R1 में से गुजरेगा, उतना ही करंट इसमें से जाएगा और उतना ही करंट इसमें से जाएगा। तीनों में से करंट क्या रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। अच्छा, R1 R2 R3 रेजिस्टेंस है, और मैंने बता रखा है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट के फ्लो में अड़चन, बाधा, रुकावट। ठीक है, अच्छा, क्योंकि R1 R2 R3 की वैल्यू अलग अलग हो सकती है तो बाधा का लेवल भी अलग अलग हो सकता है, और बाधा को पार करने में जोर आता है। तो पोटेंशियल का अर्थ क्या होता है, बैटरी को इन सभी बाधाओं को
पार करने के लिए, करंट को जबरदस्ती फोर्सफुली भेजने के लिए कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, वही इस बैटरी का पोटेंशियल होता है। मान लीजिए इसका पोटेंशियल 100 है, समझ में आ गया? मान लीजिए इसका पोटेंशियल है 100, ठीक है? तो 100 में से मान लो ये जो बाधा है, हर्डल है, इसको क्रॉस करने के लिए सपोज 30 एनर्जी खर्च हो गई, इसको क्रॉस करने के लिए 40 खर्च हो गई, 40 30 कितना हो गया 70, और इसको फिर 30 खर्च हो गई। तो पूरे की पूरी तीनों के अक्रॉस जितना भी एनर्जी खर्च हो जाएगी टोटल मिलाकर के वो इसका पोटेंशियल होता है, ठीक है? तो यहाँ पे कितनी कितनी एनर्जी खर्च होगी, कितना कितना पोटेंशियल लगेगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। जितना ज्यादा हायर वैल्यू होगा उसी हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसी हिसाब से बैटरी को वर्क करना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो ये जो पोटेंशियल है ना, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के अक्रॉस अलग अलग होगा, इस बाधा के ऊपर डिपेंड करेगा। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो मान लेते हैं कि जो रेजिस्टेंस R1 है उसके अक्रॉस पोटेंशियल हमारा V1 है, तो रेजिस्टेंस R2 है उसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, V2 है, और रेजिस्टेंस R3 है उसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या है, V3 है, और सबसे गुजरने वाला करंट सेम है। करंट सेम क्यों है उसकी भी बात कर लेते हैं। करंट को हम हिंदी में धारा भी कह सकते हैं। अब धारा इलेक्ट्रिसिटी की भी हो सकती है और पानी के बहाव को भी हम धारा ही बोलते हैं, करंट ऑफ वाटर कहते हैं ना, पानी की बहाव को भी करंट ऑफ वाटर कह देते हैं, ठीक है? चलिए तो एक एग्जांपल मान लेते हैं कि ये जो हमने लाइन दिखा रखी है जहां जहां से करंट गुजर रहा है, सपोज यहां से एक नदी गुजर रही है, ठीक है? और हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि R1 R2 एंड R3 ये तीनों अलग अलग शहर हैं जो कि एक ही नदी पे बसे हुए हैं। समझ में आ गया कि नहीं? एक ही नदी पे बसे हुए हैं। और सपोज हमारा बैटरी जो है ये डैम है, क्लियर है? अब अगर डैम कभी किसी रीजन में बहुत सारी बारिश होती है तो डैम फुल हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। जब डैम की क्षमता से ज्यादा पानी आ जाता है उसके अंदर तो क्या होता है, डैम के गेट्स खोल देने पड़ते हैं, तो नदी में बहुत सारा पानी जाएगा, बाढ़ जैसी स्थिति आएगी। तो जब नदी में एक्स्ट्रा पानी आएगा तो क्या होगा बताओ? क्या शहर R1 में बाढ़ की स्थिति बनेगी? बिल्कुल, यहाँ पानी बढ़ जाएगा, ठीक है? अच्छा, अगर यहाँ पानी बढ़ेगा तो यहाँ भी तो बढ़ेगा, वही तो नदी आगे जा रही है, और यहां से अगले शहर में जाएगी तो यहां पे भी तो पानी बढ़ेगा, वही नदी और आगे जा रही है। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है कि यदि करंट बढ़ता है तो तीनों में ही जो है करंट बढ़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो करंट विल रिमेन द सेम। और अगर यहाँ पे हम बाढ़, अगर हम यहाँ पे सारा का सारा पानी रोक लेते हैं तो क्या होगा, इसमें से पानी बहुत कम हो जाएगा तो इधर भी कम हो जाएगा, इधर भी कम हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे पोल्यूशन कॉज कर देते हैं पानी का तो सभी में पोल्यूटेड वाटर जाएगा। मतलब समझ में आ गया? करंट की वैल्यू सेम टू सेम रहने वाली है तीनों पे, क्योंकि एक ही रास्ते पे आ रहे हैं तीनों। समझ में आ गया? सो डेफिनेशन समझ में आ गई। एक ऐसा क्रम जिसमें रेजिस्टेंसेस को इस प्रकार से जोड़ा गया है एक ही पाथ में कि सबसे बहने वाला करंट तो सेम हो और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, डिफरेंट हो। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है वो कहलाता है कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है, ठीक है? तो लेट I इक्वल टू क्या है बताओ? सेम करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टर्स R1 R2 एंड R3, एंड V1 V2 V3 क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर्स R1 R2 एंड R3। समझ में आ गया ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है? और V क्या है? अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, बैटरी का अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है ये। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलिए अब देख लेते हैं, ये जो हमने पोटेंशियल देखा था V1 V2 V3, ये किसके हिस्से हैं? V के ही तो हिस्से हैं। तो टोटल पोटेंशियल जो है सर्किट का, बैटरी का, दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ V1 V2 एंड V3, ठीक है? अच्छा, अब यहां पे पोटेंशियल बट रहा है, तीनों रेजिस्टर्स में क्या बट रहा है? पोटेंशियल बट रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो चीज डिवाइड हो रही है ना, जो चीज अलग अलग है वो निकालेंगे। अच्छा, ओम्स लॉ क्या कहता है हमारा? V इक्वल टू I इंटू आर पढ़ चुके हम, मैथमेटिकल फॉर्म V इक्वल टू I इंटू आर। तो जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है हमारा, पहला जो रेजिस्टेंस जो जुड़ा हुआ था पिछले वाले स्लाइड में, उसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा? V1 है, तो V1 इक्वल टू V इक्वल टू पहले लिख लेंगे I इंटू आर। अच्छा, तो पहला जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू R1, करंट तो सेम टू सेम रहेगा, तीनों में I है तो यहाँ I1 I2 I3 नहीं लिखेंगे, करंट वो का वो रहने वाला है। और पहले वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल है V1, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? फर्स्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस V1 पोटेंशियल डेवलप होगा, वो कैसे निकालेंगे? I करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस R1 इनटू रेजिस्टेंस V इक्वल टू I इंटू R1। इसी प्रकार से जो सेकंड वाला जो हमारा रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V2, दैट विल बी इक्वल टू I करंट इनटू द रेजिस्टेंस वैल्यू R2। इसी प्रकार से जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस R3 विल बी इक्वल टू V3 इक्वल टू I इंटू R3। समझ में आ गया? तो ये हमने तीनों क्या ओम्स लॉ से निकाल लिए, V1 V2 एंड V3 पोटेंशियल की वैल्यू, जो कि बैटरी को खर्च करना पड़ेगा तीनों रेजिस्टेंस से करंट को पार ले जाने के लिए, चार्ज को पार ले जाने के लिए। चलिए अब हमको पता है कि जो तीनों V1 V2 V3 किसके हिस्से हैं? V के हिस्से हैं। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 तीनों को ऐड कर देंगे, मतलब इक्वेशन 1 में रख देंगे वैल्यूज। तो V बराबर क्या हो गया? I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3, ठीक है? चलिए अब इन तीनों में से I ले लेंगे हम कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बच गया? R1 प्लस R2 प्लस R3,
ठीक है, और हम I को क्या ले आएंगे, नीचे ले आएंगे, तो ये हो गया V by I इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब सुनेंगे ये क्या चीज है, समझ में आ गया कि नहीं, क्या ये क्या चीज है। इस V अपॉन I को मैं ले सकता हूं RS, क्यों ले सकता हूं, क्योंकि हमको पता ओम्स लॉ में होता है V बराबर IR। तो V के नीचे अगर मैं R ले आता हूं तो V अपॉन R क्या हो जाएगा, I हो जाएगा ना। तो V अपॉन अगर मैं I नीचे ले आता हूं तो V के नीचे अगर मैं I ले आऊंगा तो R बचेगा, तो V अपॉन I क्या होना चाहिए, R। मैंने S क्यों लगाया वो समझेंगे। V होता है हमारा पोटेंशियल, V क्या होता है, पोटेंशियल, I क्या होता है, करंट। तो V क्या टोटल पोटेंशियल है सर्किट का जो बैटरी प्रोवाइड कर रही है, ये टोटल करंट है सर्किट का। तो टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल करंट इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस, ये भी टोटल ही आएगा। तो रेजिस्टेंस किसका आया, एक नहीं पूरे सर्किट का आ गया। और सर्किट में कितने जुड़े हुए हैं, ये तीनों जुड़े हुए। तो इसका मतलब हमने 3 रेजिस्टेंस जोड़े थे सीरीज में, R1 R2 R3, और टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस सर्किट का क्या हो जाएगा, उन तीनों का अलजेब्रिक सम हो जाएगा। ये तो हमने 3 लिए। अच्छा अगर 4 लेते तो यहाँ प्लस में R4 आ जाता, 5 लेते तो प्लस में R5 और आ जाता, 10 लेते तो R1 से लेकर R10 तक ऐड कर देते। समझ में आ गया। तो इन जनरल द टोटल equivalent या effective resistance of a series combination, it is equal to the algebraic sum of each of the individual resistances। किसी भी सीरीज क्रम में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, सभी इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के सम के बराबर होगा। अब मुझे बताओ, सपोज ये R1 हमारा 2 ओम होता, ये होता 3 ओम, ये होता 5 ओम, तो RS कितना आता, 2 प्लस 3 प्लस 5 कितना आता, 10 आता ना। तो अब ये जो आंसर आया तीनों का जोड़ 10, ये सीरीज क्रम का रेजिस्टेंस है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। अब इस आंसर की 10 की वैल्यू को यदि हम कंपेयर करें इससे 2 से, तो अधिक है ना, ज्यादा हो गया। R2 क्या था 3, तो 3 से भी 10 ज्यादा हो गया, और R3 क्या था 5 से भी 10 ज्यादा हो गया। तो क्या सीखे ये कि जो सीरीज में जो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो तुलना करने पर प्रत्येक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से अधिक होता है। समझ में आ गया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सीरीज क्रम में जो रेजिस्टेंस है वो ऐड हो जाता है, और हमको पता है रेजिस्टेंस ऐड होकर अगर बड़ा हो जाएगा तो करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम। रेजिस्टेंस मतलब बाधा होती है, जितनी ज्यादा बाधा होगी उतना करंट क्या होगा, कम होगा। एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं, समझ में आ गया। तो RS समझ में आ गया, RS क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो इसका कंक्लूजन मैंने भी क्या बताया मैंने, कंक्लूजन ये है, फ्रॉम अबव रिलेशन इट फॉलोज दैट, क्या पता लगा हमको, RS मतलब जो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस है किसका, ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन का, इज ग्रेटर देन, बड़ा होता है, किससे बड़ा होता है, ईच ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, प्रत्येक जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उससे क्या होगा, ये बड़ा होगा। क्लियर है। चलिए अभी एक छोटा सा और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या एग्जांपल ले लेते हैं, आपने शादी समारोह में देखा होगा कई बार रोड वगैरह को सजाने के लिए अगल बगल में जहां से मेहमान वगैरह आते हैं, बल्ब जो होते हैं खूब सारे उसको सीरीज क्रम में जोड़ते हैं, सैकड़ों बल्ब जो होते हैं 100 वाट के सीरीज क्रम में या 60 वाट के सीरीज क्रम में जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, दिवाली पे लट देखी होगी हमने, एक बल्ब क्या दूसरी तीसरे चौथा, तो एक से होकर के करंट दूसरे से तीसरे में जाता है, सीरीज में होते हैं। अब ध्यान देना, क्योंकि बहुत सारे बल्ब को हमने, मान लो 100 बल्ब को हमने सीरीज में जोड़ दिया, तो पहले बल्ब का रेजिस्टेंस, फिर दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, सबका रेजिस्टेंस टोटल जोड़ देंगे सीरीज में, तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। मान लीजिए एक बल्ब का रेजिस्टेंस भी 500 ओम है, तो 500 अगर हम 100 बार जोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा हाई, और इतना ज्यादा हाई रेजिस्टेंस हो जाएगा कि बहुत थोड़ा सा करंट सर्किट में फ्लो करेगा, और थोड़ा सा करंट फ्लो करेगा तो सारे बल्ब के बहुत ही डिम रोशनी से जलेंगे, बहुत तगड़ी रोशनी नहीं देंगे। समझ में आ गया। यही कारण है कि अगर आप अपने कमरे में वो दिवाली वाली जो लड़ होती है लाइटिंग वाली, वो लगा करके पढ़ाई करना चाहो ना, तो बहुत कम रोशनी आएगी। समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो होता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एंड हेंस करंट बहुत ही कम आता है, तो बहुत सारी डिवाइसेस तो हमारी काम ही नहीं करेंगी। और यही कारण है कि हमारे घर में हम कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन यूज नहीं करते हैं। वी ऑलवेज यूज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन आवर हाउसहोल्ड्स। इस टॉपिक को आगे और दोबारा डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है। चलिए, तो ये था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अगला पैरेलल कॉम्बिनेशन की ओर। क्लियर है। चलिए, तो क्या मतलब है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। What do you mean by parallel combination of resistances? And using Ohm's law, derive an expression for equivalent resistance of parallel combination of resistances. ठीक है, तो क्या मतलब है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, और ओम्स लॉ की मदद से हमको इसका भी क्या करना है, एक्सप्रेशन निकालना है। इसमें बिल्कुल उल्टा है। क्या उल्टा है, वहां पे करंट सेम था, पोटेंशियल अलग अलग, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ करंट अलग अलग हो जाएगा, करंट बटेगा और पोटेंशियल क्या है वो सेम टू सेम हो जाएगा। इसके अगले डायग्राम में समझाऊंगा कैसे। ठीक है, चलिए, तो क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्या होता है, two or more resistances are said to be connected in parallel combination। दो
अथवा दो से अधिक रेजिस्टेंसेस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए तब कहलाता है। कब? इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर इज डिफरेंट। प्रत्येक रजिस्टर से गुजरने वाला जो करंट है वो तो होना चाहिए अलग। पहले करंट सेम था पिछले सीरीज में, इसमें करंट अलग होना चाहिए। एंड और सेम क्या रहेगा? द पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V अक्रॉस ईच इज सेम। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम। अच्छा सेम तो किसके सेम? किसके बराबर? तो हमने जो बैटरी का पोटेंशियल होता है ना टोटल, उसी के बराबर होगा। तो मान लो हमने रेजिस्टेंस R1 R2 R3 लगा दिए, तो अगर बैटरी का पोटेंशियल V है टोटल, तो R1 के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, R2 के अक्रॉस भी V होगा, R3 के अक्रॉस भी क्या होगा? V होगा। तो क्या लिखा? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच इज सेम। सबके अक्रॉस पोटेंशियल सेम होगा एंड किसके बराबर होगा? एंड इज इक्वल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। बैटरी के पोटेंशियल के बराबर ही होगा। तो करंट बट जाएगा और पोटेंशियल होगा सेम। अच्छा पिछले में पोटेंशियल बटा था तो हमने पोटेंशियल सॉल्व किया था V1 V2 V3। यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है तो हम ओम्स लॉ की मदद से करंट के लिए सॉल्व करेंगे। I1 I2 I3 करंट मान लेंगे। ठीक है, चलिए तो हम देख लेते हैं क्या है। मान लीजिए हमारे तीन रजिस्टर्स हैं, एक R1 है, एक R2 है, एक R3 है, पिछले वाले की तरह ही। और इनको हमने क्या जोड़ दिया? पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया। रास्ते में की है K एंड बैटरी है V वोल्ट्स की। ठीक है, तो अगले डायग्राम में मैं दिखा दूंगा सर्किट डायग्राम। अच्छा अब यहाँ पे पोटेंशियल सेम रहने वाला है तो V क्या है मान लेते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ द रेजिस्टर्स। एंड सबसे गुजरने वाला करंट बढ़ जाएगा इस बार। तो मान लेते हैं वो करंट की वैल्यू क्या? I1 I2 और I3 है। I1 करंट गुजर रहा है R1 से, I2 जो गुजर रहा है वो R2 से एंड I3 गुजर रहा है वो R3 से। समझ में आ गया? तो ये है। चलिए आगे हम देख लेते हैं डायग्राम कैसा आएगा। ये हमारा डायग्राम है, ठीक है ना। चलिए अब समझते हैं, वही हमारा डैम है पानी का। ठीक है, ये हमारी नदी गई, ऐसे आ गई नदी। ठीक है, अब इस नदी के बाद में पता है नदी को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तीन नहरें खोद दी उससे। समझ में आ गया? अब मान लो नदी में कुछ पानी आ रहा है और वहां से तीन नहरें अलग अलग चली गई तो पानी बटेगा ना, इसमें कुछ आएगा। और ये नहरों की चौड़ाई और गहराई पर डिपेंड करता है। एक पतली सी खोदी है तो उसमें कम पानी जाएगा, एक चौड़ी और गहरी खोदी है ज्यादा पानी जाएगा। समझ में आ गया? तो नहरों की क्षमता के ऊपर अलग अलग होगा। ठीक है, और फिर इसी नहर पे आगे जाके शहर 1 बसा हुआ है, शहर 2 और शहर 3। तो अब बताओ इनमें से करंट तो अलग अलग ही आएगा पानी, वो तो नहर की क्षमता पे डिपेंड करता है। समझ आएगा कि नहीं क्या? फिर उसके बाद इन तीनों शहरों को ये नहरें रिलीज करके छोड़ करके वापस आ रही है और वापस जुड़ गई, तो वापस वो नदी के बराबर जितना पानी शुरू में था उतना वापस ऐड हो गया हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि अब देखते हैं इसको पैरेलल क्यों कहा गया। यहाँ पे एक सिंगल रास्ता नहीं है, ठीक है, सारे अलग अलग रास्ते हैं। चलिए बैटरी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे कर्सर पे। ये ऐसे चले, ऊपर गया करंट, ये आ गया, ये आ गया के बाद इधर इधर इधर, फिर ये एक रास्ता देखिए, यहाँ से सिर्फ रेजिस्टेंस R1 आएगा इस पूरे रास्ते में। मैं पूरा बैटरी तक वापस चला जाऊंगा ऐसे, और फिर नीचे घूम के वापस आ जाएंगे हम। समझ में आ गया? तो पहले रास्ते पे रेजिस्टेंस R1 आया, दूसरे नहीं आए इस रास्ते पे। चलिए अब अगर मैं इसी रास्ते से वापस चलता हूं और यहां से सीधा बीच में से निकल जाता हूं तो ये दूसरा पाथ हो गया हमारा। इस पे अकेला R2 आ रहा है। समझ में आ गया? इसी प्रकार से जो हमारा तीसरा पाथ है, अगर मैं ऐसे करके X से फिर नीचे S और T के थ्रू होके वापस Y के थ्रू होके वापस आ जाता हूं, ये तीसरा रास्ता पाथ हो गया। तो तीनों रास्ते अलग अलग हैं, हर एक रास्ते पे इंडिविजुअली एक रेजिस्टेंस आ रहा है। इस प्रकार का कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब बैटरी का पोटेंशियल टोटल V वोल्ट है, तो देखो X और Y के बीच में जो चीज जुड़ी है, एक तो R1 भी है, एक R2 भी है और एक R3 भी है, तीनों के क्रॉस पोटेंशियल सेम टू सेम रहेगा। कितना रहेगा? V वोल्ट रहेगा। ठीक है, और ये हमने एमीटर सीरीज में जोड़ रखा है। ध्यान देंगे एमीटर को जोड़ते हैं, माइनस वाला माइनस की तरफ बैटरी के, और ये जो प्लस वाला है ये इस तरफ से प्लस वाली तरफ जोड़ा हुआ है। इसी प्रकार से ये पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए वोल्ट मीटर, ये प्लस वाला प्लस की तरफ और ये माइनस वाला माइनस की तरफ। इधर बैटरी का देखो माइनस है। समझ में आ गया? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैंने उसके डिस्क्रिप्शन में बताया था एमीटर वोल्ट मीटर को यूज कैसे करते हैं। ठीक है ना। चलिए तो ये तो समझ में आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, चलिए अब ओम्स लॉ क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पता है V बराबर IR। इस बार क्योंकि करंट बढ़ रहा है, इस ब्रांच में मान लो I1 करंट है, इसमें I2, इसमें I3, तो करंट निकालेंगे हम। पिछले में पोटेंशियल निकाला था, करंट। तो चलो, तो I हो गया V अपॉन R, क्योंकि V बराबर IR होता है, तो I क्या हो जाएगा? V ओवर R। तो बताओ पहले रेजिस्टेंस में करंट कितना गुजर रहा है? I1, इस वाली ब्रांच में I1, तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? V तो सेम ही है सब में, और अपॉन R1 पहला रेजिस्टेंस। इसी प्रकार से जो सेकंड वाला रेजिस्टेंस है उसमें से करंट कितना गुजरेगा? I2 बराबर V, पोटेंशियल तो सेम ही है सब में से, V अपॉन सेकंड वाला रेजिस्टेंस की वैल्यू। सिमिलरली I3 करंट इन द थर्ड ब्रांच, ST वाला जो रेजिस्टेंस है जिसमें लगा हुआ है R3, वो क्या हो जाएगा? V अपॉन थर्ड वाला R3, पोटेंशियल सब में सेम होगा। समझ में आ गया? अब मुझे बताओ ये I1, I2 और I3 किसके हिस्से हैं? ये तो इस पूरे करंट के हिस्से हैं, टोटल करंट के हिस्से हैं। इसी का तो बंटवारा हो रहा है ना तीन पार्ट में। तो I बराबर हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों का सम हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। डायग्राम समझ में आ गया सबको?
चलिए, तो टोटल करंट हमारा I जो है वो क्या होगा, इन तीनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। और I1 I2 I3 भी हमने निकाला था। I1 था V ओवर R1, V ओवर R2 एंड V ओवर R3। तो इन तीनों की वैल्यू हम पुट कर देंगे, ये आ गया। तो टोटल करंट I इक्वल टू I1 था V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। हमने ऊपर से ले लिया जो भी हमने निकाला था ओम्स लॉ की मदद से, ठीक है ना। चलिए, अब इन सब में से V आ गया कॉमन, समझ में आ गया। तो V ऊपर से कॉमन आ गया तो सब जगह ऊपर 1 1 1 बचेगा, नीचे R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, क्लियर है। अब ये V इधर नीचे भेज देंगे तो ये आ गया I अपॉन V, समझ में आ गया। और यहां बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। चलो अब ध्यान देना, ओम्स लॉ है V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ है ना, V बराबर IR, ठीक है। तो अब मुझे बताओ V इक्वल टू IR है तो I अपॉन V क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ में V इक्वल टू IR है, ठीक है। तो चलो इसको मैं लिख के दिखा देता हूं। V इक्वल टू I IR, क्लियर है। V इक्वल टू I टू R हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ हमको I अपॉन V निकालना है, क्या निकालना है, I अपॉन V निकालना है, ठीक है। तो बताओ I अपॉन V क्या हो जाएगा। अगर मैं पहले तो क्या करता हूं, I को इधर ले आता हूं, तो V अपॉन I क्या होना चाहिए, R। लेकिन मुझे V अपॉन I नहीं चाहिए, उल्टा चाहिए, I अपॉन V। तो अगर V अपॉन I होता है R, तो I अपॉन V 1/R, उल्टा रेसिप्रोकल ले लेंगे भाई, इधर भी उल्टा करना पड़ा तो R को हम 1 अपॉन R लिख सकते हैं, उल्टा, समझ में आ गया। तो I अपॉन V की जगह हम लिख देंगे 1 अपॉन R, ठीक है। अब I हमारा टोटल करंट था सर्किट का, V हमारा क्या था, टोटल पोटेंशियल था, समझ में आएगा। टोटल करंट अपॉन टोटल पोटेंशियल, तो टोटल अपॉन टोटल भी टोटल ही आने वाला है। लेकिन ये I अपॉन V जो है, I अपॉन V क्या आएगा, 1 अपॉन R आएगा, उल्टा हो जाएगा ना। तो यहां हमने लिख दिया 1 अपॉन R। अच्छा, टोटल करंट अपॉन टोटल पोटेंशियल होगा 1 अपॉन R, और R के टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का। तो लेकिन इस बार एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो हमने RP ले लिया, लेकिन रेसिप्रोकल आएगा। पिछले वाले में RS आया था, सीरीज कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव रेजिस्टेंस था। इस बार इफेक्टिव या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसका आएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो यहां पे हमको देखो सारा का सारा जो रिजल्ट है वो रेसिप्रोकल्स में मिला, मतलब द रेसिप्रोकल ऑफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इट इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। समझ में आ गया, क्लियर है। अच्छा, अभी वही प्रिंसिपल जो पिछले हमने लगाया था वो यहां पे भी लगा सकते हैं। सपोज मैं यहां पे ले लूं R1 2 3 एंड 5, तो अगर मैं 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 और एलसीएम लेके ऐड करूं, निकालूं ना, और फिर फाइनली जो आरपी है उसको उल्टा करके अगर हम आरपी निकालेंगे तो आरपी जो है इन तीनों से तुलना करने पर क्या आएगा, कम आ जाएगा। समझ में आ गया। तो फॉर एग्जांपल हमारे अगर ये 2 है, ये 5 है और ये एक 3 है, सपोज 2 3 5 है सपोज, है ना। तो आरपी जो होगा ना 2 से भी छोटा आएगा, 3 से भी और 5 से, मतलब सबसे छोटा जो उससे भी कम आएगा। तो मान लो मेरे पास अगर 3 रेजिस्टेंस है, एक है 1 ओम का सपोज, दूसरा है 100 ओम का और तीसरा है 1 लाख ओम का। समझ में, 1 ओम, 1000 ओम और 1 लाख ओम। तो इन तीनों को पैरेलल में जोड़ दिया तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे ना आरपी, तो इनमें जो सबसे छोटा है कौन सा है, 1 ओम, उससे भी कम आएगा आंसर। और सीरीज में क्या होता है, उल्टा होता है, सबसे बड़े से भी बड़ा आएगा। तो मान लीजिए 1 ओम, 100 ओम और 1 लाख ओम, इनको हमने सीरीज में जोड़ दिया तो 1 लाख से ज्यादा आंसर आएगा। तीनों सीरीज में जुड़ेंगे अलजेब्रिक सम, और पैरेलल में 1 ओम से भी कम आएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो गिर जाता है, सीरीज में बढ़ जाता है, ठीक है। और इसी कारण से हम क्या है, घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, और रीजंस आगे फिर देख लेंगे दोबारा, ठीक है ना। ये क्लियर है आरपी, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो कंक्लूजन क्या पता लगा, फ्रॉम अबव रिलेशन इट फॉलोज दैट टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब आरपी क्या होता है, इज लेस देन, कम होता है, किससे कम होता है, द लीस्ट ऑफ द रेजिस्टेंसेस, इन रेजिस्टेंसेस में जो सबसे छोटा है उससे भी कम होगा, और सीरीज में सबसे बड़े से भी बड़ा होगा, मतलब सबसे बड़ा होगा, ठीक है ना। तो आप लोग क्या एक वैल्यू रख के देख लेंगे, ये 2 ले लो, ये 3 ले लो, 5 ले लो, सॉल्व करना एलसीएम लेके कुछ फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो जो आंसर आएगा 1 अपॉन आरपी होगा, तो उल्टा कर देंगे आरपी, तो इधर का भी उल्टा कर देना, सॉल्व करना और कंपेयर करना, सबसे छोटे से छोटा आता है कि नहीं आता, आ जाएगा वो। समझ में आ गया। चलिए, तो ये था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं आगे।
ओके, अगला सिंपल सा टॉपिक है हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या होता है ये? व्हाट डू यू मीन बाय हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट? करंट का हीटिंग इफेक्ट आप लोगों ने देखा होगा, हम जो भी बिजली के उपकरण यूज करते हैं, बिजली के, चाहे वो हमारा बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, हमारा इलेक्ट्रिक आयरन हो, फ्रिज हो, रेफ्रिजरेटर हो, ये सब क्या होता है? गर्म होते हैं। समझ में आ गया? जो चीज करंट आधारित है, क्योंकि उसमें करंट कैरिंग कंडक्टर भी लगे होंगे जिसमें से करंट फ्लो करेगा, और कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस की विशेषता है बाधा, बाधा, ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स उस कंडक्टर में से फ्लो करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते वक्त क्या होता है? मेटल के जो एटम्स हैं, आयंस हैं, उनसे टक्कर मारते हैं बार बार, और हर टक्कर के बाद में जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, मूवमेंट वाली जो एनर्जी है, वो लूज होती है, और लूज होने के कारण वो हीट के रूप में प्रकट होती है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपना मुक्का या चांटा बार बार किसी दीवार पे मारो, धर 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 धर, तो अपॉन एवरी इंपैक्ट some of the energy from your hands will be lost and it will appear in the form of heat energy। समझ में आ गया? तो उसके साथ भी ऐसा ही है, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, they repeatedly collide frequently with positive ions of the conductor। ठीक है, तो ये देखिए हम नीचे लिखा है हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। when electrons फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, जब भी कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो क्या होता है? दे फ्रीक्वेंटली कोलाइड, बार बार वो टक्कर मारते हैं, किससे? विद द एटम्स, या तो एटम्स के साथ या उनके पॉजिटिव आयंस के साथ, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ देते हैं, तो पीछे प्लस का आयन बच जाता है, तो आयंस को टक्कर मारते हैं कंडक्टर के। ड्यू टू दिस कोलिजन्स, और टक्कर के बाद क्या होता है? दे लूज सम ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मूवमेंट के कारण जो एनर्जी होती है, मोशन के कारण जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, तो उनकी एनर्जी में क्या होता है? कमी आएगी। समझ में आ गया? और ये जो कमी है एनर्जी, और एनर्जी हम नष्ट नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, सो ये जो लॉस्ट एनर्जी है, इट अपीयर्स इन द कंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। यही जो है वो हीट एनर्जी ऊष्मा के रूप में, गर्मी के रूप में प्रकट होती है, और यही कारण है कि किसी भी तार से, कंडक्टर से करंट पास करते हैं ना, तो वो गर्म हो जाता है। तो ये क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुरूप ये एनर्जी यहां बर्बाद नहीं हो रही है, एक रूप से खत्म होकर दूसरे में प्रकट हो रही है। समझ में आ गया? चलिए, तो जूल्स लॉ क्या कहता है? जूल ने, यदि किसी भी कंडक्टर में से हमने कुछ वैल्यू करंट की पास कर दी, तो अगर हमको करंट की वैल्यू पता है, कितना करंट पास किया, कितने समय के लिए किया, वो पता है, और हमको कंडक्टर का रेजिस्टेंस पता है, वो कितनी बाधा डाल रहा है, तो इन सब को यूज करके हम कितनी हीट प्रोड्यूस होगी जूल में, वो निकाल सकते हैं। समझ आ गया? तो हीट को नापने का तरीका दिया जूल ने। क्लियर? तो क्या लिखा है देखो, जूल्स लॉ क्या कहता है? व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू ए कंडक्टर, जब भी किसी कंडक्टर से हम करंट पास करते हैं, क्या होता है? हीट इज प्रोड्यूस इन इट। समझ में आ गया? उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होती है? हीट। क्यों होती है? ड्यू टू इट्स रेजिस्टेंस। अच्छा, बाधा ही नहीं डालेगा, टक्कर ही नहीं लगेगी, तो हीट नहीं प्रोड्यूस होगी। तो रेजिस्टेंस होना जरूरी है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। समझ में आ गया? तो रेजिस्टेंस के कारण हीट प्रोड्यूस होती है। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसी को हम क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं करंट का। समझ में आ गया कि नहीं? क्या द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर इज गिवन बाय द रिलेशन, और जितने भी हीट प्रोड्यूस होगी ना कंडक्टर में, उसका जो फॉर्मूला है हीट को नापने का, वो क्या है? H इक्वल टू I स्क्वायर RT। H मतलब हीट प्रोड्यूस इन जूल, जूल में नापेंगे हीट। I होता है करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, एम्पियर में होगा ये। T हमारा टाइम जिसके लिए करंट पास किया, ये सेकंड्स में होगा, और R होगा रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर मेजर्ड इन ओम। क्लियर है? तो ये था हमारा फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। H इक्वल टू I स्क्वायर RT मैथमेटिकल फॉर्म है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का, और ये भी हमने देख लिया कि हीटिंग इफेक्ट क्यों होता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, और उसकी जो SI यूनिट है, स्टैंडर्ड जो यूनिट है, वो कौन सी है। ठीक है कि नहीं? क्या तो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो क्या होता है? कितनी एनर्जी कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खर्च कर रहा है एक सेकंड में, द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ सर्किट पर सेकंड या पर यूनिट टाइम, इसी को बोलते हैं पावर। ठीक है? सो कैसे निकालेंगे पावर? इसी को हम हिंदी में बोलते हैं विद्युत शक्ति। समझ में आ गया? पावर क्या होता है? विद्युत शक्ति, और एनर्जी होती है ऊर्जा। समझ में आ गया? तो पावर और उसमें क्या फर्क है? एनर्जी तो जूल में होती है, और ये कितनी एनर्जी खर्च हो रही है एक सेकंड में, उसके नाप को बोलते हैं पावर। समझ में आ गया? वॉट में नापते हैं इसको। ठीक है, देखो, इट इज डिफाइंड एज द रेट। जब भी रेट आता है, डिवाइड में टाइम आएगा। क्लियर है? सो इट इज डिफाइंड एज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन अ सर्किट। किसी भी सर्किट में क्या, किसी विद्युत उपकरण के द्वारा कितनी एनर्जी कंज्यूम की जा रही है, खर्च की जा रही है। ठीक है? और रेट मतलब डिवाइड बाय टाइम, एक सेकंड में कितनी। ठीक? सो इट मे आल्सो बी डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम, या कितना कार्य किया जा रहा है
पर सेकंड पर यूनिट टाइम। तो पावर का फॉर्मूला हो गया या तो वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन। वर्क और एनर्जी दोनों की यूनिट सेम ही है, जूल, और टाइम ले लेंगे सेकंड में। तो ऐसा यूनिट क्या आएगी, जूल पर सेकंड। और जूल पर सेकंड को ही हम किस नाम से जानते हैं, वॉट। साइंटिस्ट जेम्स वॉट के नाम से आया ये, जिन्होंने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था, याद रहा, जेम्स वॉट के नाम से, वॉट। तो सिंबल में कैपिटल W लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये तो वॉट बहुत छोटी यूनिट है, ज्यादा पावर नापनी होती है, बड़ी पावर, तो उसकी कुछ अलग अलग यूनिट्स भी हमारे पास है। तो किलोवाट, किलोवाट, किलो मतलब हजार होता है, तो 1000 वाट को हम 1 किलोवाट बोलते हैं। HP हॉर्स पावर, ये कमर्शियल यूनिट है, ये व्यापार जगत में प्रचलित यूनिट है, कमर्शियल यूनिट, ठीक है कि नहीं। नॉर्मली हम बाजार में जाकर के सपोज इलेक्ट्रिकल दुकानों पे जाएंगे, वहां पे कोई पंप सेट, इलेक्ट्रिक मोटर, इस तरह की चीज ले लेंगे ना, तो वो हॉर्स पावर में, HP में इसकी पावर आती है। तो एक HP, एक हॉर्स पावर जो होता है वो होता है 746 वॉट। तो किलोवाट से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है कि नहीं। तो हमारी जो पानी की मोटर है वो HP में आती है उसकी पावर। उसके बाद मेगावाट, तो मेगावाट काफी बड़ी यूनिट है, 1 मिलियन वॉट या 10 लाख वॉट को हम मेगावाट बोलते हैं। मेगा होता है 10⁶। ये हम जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन होते हैं ना, पावर प्लांट जहां पे बिजली बनती है, वहां पे पावर प्लांट्स में या थर्मल पावर प्लांट्स, उनमें बिजली नापने की जो क्षमता है वो वॉट में, मेगावाट में नापी जाती है, बांध में, ठीक है। और गीगावाट और भी बड़ी यूनिट हो गई, पूरे देश की बिजली बनाने की जो क्षमता गीगावाट्स में नापेगी, 10⁹ तो गीगा मतलब होता है 1000 मेगावाट को गीगा, तो 1000 में 3 जीरो और लगते हैं, तो इसमें ऐड हो जाएगा, समझ आएगा। तो 10⁹ वॉट। तो ये कुछ यूनिट्स हैं। तो ये फर्स्ट और सेकंड यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ आएगा। किलोवाट हमारी ये स्टैंडर्ड यूनिट है, ये कमर्शियल यूनिट है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। रिलेशन बिटवीन पावर मतलब V, सॉरी पावर मतलब P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब V वोल्ट में, ये वॉट में, करंट मतलब I, और रेजिस्टेंस मतलब R ओम में, ये एम्पियर में, ठीक है। तो इन सब के बीच में संबंध क्या है। अच्छा देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, करंट और रेजिस्टेंस, इसके बीच में संबंध ओम्स लॉ देता है। और पावर अभी हमने पढ़ा वर्क अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। तो अभी हम क्या करने वाले हैं पता है, इनकी मदद से ओम्स लॉ और पावर के बीच में कुछ संबंध निकालने वाले हैं, ये बहुत कम आता है। चलो, हम फर्स्ट टॉपिक जो चैप्टर का था पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, करंट और पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था, याद आ रहा है। करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, Q अपॉन T, और पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट, वर्क अपॉन चार्ज, याद आया। चलिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V जो होता है किसी बिंदु का, क्या फॉर्मूला होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, W अपॉन Q। वहां मैंने इन्फिनिटी A अपॉन Q0 लिखा था, तो मैं सिंपल W अपॉन Q लिख रहा हूं, वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। अब ये Q को हम इधर ले गए, तो VQ इक्वल टू W हो गया, यहां तक क्लियर है। उसके बाद दोनों तरफ हम क्या सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय टाइम, T से डिवाइड कर देंगे, तो VQ के नीचे भी T आ गया और वर्क के नीचे भी क्या आ गया, T आ गया। अच्छा, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन क्या होता है, पावर, P लिख दिया हमने, अभी पढ़ा ना। और यहाँ पे VQ अपॉन T में से Q के नीचे T रख लेंगे, और Q अपॉन T होता है करंट, चार्ज अपॉन टाइम, पता चला ना, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम करंट, इसको डिनोट करते हैं I से, तो V ऐसा कैसा रह गया, तो VI इक्वल टू P, समझ में आ गया पहला फॉर्मूला, पावर इक्वल टू पोटेंशियल इनटू करंट। अच्छा, बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ याद रखने का, लड़कों को बहुत आसानी से याद हो जाएगा, गर्ल्स को भी याद हो जाएगा। आप लोगों ने क्रिकेट बहुत देखा होगा, आजकल 2020 का जमाना है। P मतलब पावर प्ले, याद रहेगा। और पावर प्ले में बैट्समैन क्या करता है, कैसे हिट लगाने की कोशिश करता है, पावरफुल शॉट, समझ में आ गया, स्कोरिंग रेट बढ़ाने के लिए। और पावरफुल शॉट का नतीजा क्या एक्सपेक्ट करता है वो, भैया तो बाउंड्री चली जाए जमीन से, 4, और 4 को रोमन में कैसे लिखते हैं, I इंटू V, तो नतीजा है तो IV होगा। और या फिर छक्का 6 चला गया तो क्या होगा, VI लिख देंगे, मतलब समझेगा, रोमन में या तो IV लिख लो या VI। तो इफ someone plays a powerful shot during power play P, then the result will be either 4 और 6, समझ में आ गया। तो P इक्वल टू V इंटू I, बहुत आसान तरीका है। अब इससे दो फॉर्मूले और निकालने जा रहे हैं हम, क्या फॉर्मूले हैं, एक बार V हटाएंगे, एक बार I हटाएंगे। चले, ओम्स लॉ पता है अपने को, V इक्वल टू IR होता है, तो एक बार मैं V की जगह IR रखने वाला हूं, तो देखो V इंटू I बराबर P है, तो मैं V की जगह क्या रखने वाला हूं, IR, तो V की जगह IR रख दिया, तो IR इंटू I हो जाएगा। तो देखो ये पावर इक्वल टू V इंटू I है, और V की जगह मैंने रख दिया I इंटू R, तो IR और एक I पहले से आगे, तो I स्क्वायर R हो गया। तो पावर का एक और रिलेशन आ गया, क्या हो गया, I स्क्वायर R। तो अब मैंने सिर्फ V हटाया था, इस बार मैं I हटाऊंगा, क्या हटाऊंगा, I, और I की वैल्यू क्या आएगी, V अपॉन R। तो अगली स्लाइड में देखेंगे, इस बार पहले मैंने V हटा चुका हूं, अब मैं I हटाऊंगा, और I कैसे हटेगा, समझ में आ गया, I बराबर क्या होगा, R नीचे चल जाएगा, तो V ओवर R। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, I इक्वल टू V ओवर R रखना पड़ेगा ऊपर वाले फर्स्ट रिलेशन में, I इक्वल टू V ओवर R।
चलिए देखेंगे I इक्वल टू आ गया V ओवर R, ये रख देंगे वही पावरफुल शॉर्ट 6 V पावर इक्वल टू V इंटू I, समझ में आ गया। तो I की जगह रखना है V ओवर R, तो इस I की जगह V अपॉन R रख दे, ये V पहले से ही, तो V इंटू V ओवर R, और ये हो गया V स्क्वायर अपॉन R, ये तीसरा रिलेशन। तो पावर के टोटल देखो ये 3 रिलेशन हो गए, तीनों इक्विवेलेंट है, समझ में आ गया। तो पावर इक्वल टू पावरफुल शॉर्ट 6 V इंटू I, या I स्क्वायर R, या V स्क्वायर अपॉन R। अब सुनेंगे, अगर हमको पोटेंशियल और करंट दिया तो पावर निकाल सकते हैं, करंट के साथ रेजिस्टेंस दिया है तो पावर निकाल सकते हैं, और पोटेंशियल के साथ रेजिस्टेंस दिया है तो भी पावर निकाल सकते हैं। मतलब जो ओम्स लॉ में 3 चीज यूज करते हैं, V और I और R, तीनों, इन तीनों में से कोई भी 2 दे दो, हम पावर निकाल लेंगे वॉट में। क्लियर है? तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, पहला वाला याद रखो, और V और I को बाद में ओम्स लॉ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ओम्स लॉ से V और I की हम ये निकाल सकते हैं। तो ये मेन ये चीज याद रख लेंगे, याद रहेगा पावर प्ले। चलिए तो अब हम देख लेते हैं जो कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, वो क्या होती है कमर्शियल यूनिट, ठीक है कि नहीं। क्या पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम या वर्क अपॉन टाइम, तो एनर्जी कैसे निकालेंगे, एनर्जी हो जाएगा पावर इनटू टाइम, तो एनर्जी इक्वल टू होगा पावर इनटू टाइम। अच्छा पावर जो है वो हम नापते हैं वॉट में SI यूनिट, और टाइम नापते हैं सेकंड में, ठीक है। तो 1 1 जा तो 1 हो गया, और ये वॉट सेकंड को ही हम क्या कहते हैं, जूल। तो ये बहुत छोटी यूनिट है एनर्जी को नापने की, समझ में आ गया। तो ये है SI यूनिट, ठीक है। लेकिन हम घर में जो मान लो बिजली यूज करते हैं, एनर्जी यूज करते हैं, वो जूल में बहुत छोटी वैल्यू होगी। अगर हमारा बिजली का जो बिल है उसमें अगर रीडिंग वगैरह जूल में लिखा है ना, तो इतने सारे जीरो लग जाएंगे तो एक बार चक्कर ही आ जाएंगे देख के, बहुत छोटी यूनिट है ये वैसा ही होगा जैसे यहाँ से आपको कन्याकुमारी जाना है, ट्रेन की टिकट ले ली, और टिकट पे जो दूरी है वो मिलीमीटर्स में लिखा है, आप कितने मिलीमीटर की यात्रा कर रहे हो, तो बहुत अजीब सा हो गया ना मामला। तो ये छोटी यूनिट है, ये एक तरह से सही नहीं होगी हर जगह लेना, तो हम थोड़ी सी बड़ी यूनिट ले लेते हैं, समझ में क्या कि नहीं क्या। चलिए तो अगली स्लाइड पे देखते हैं कि इसकी बड़ी यूनिट क्या होगी। तो बड़ी यूनिट में क्या करेंगे हम पता है, ये जो पावर है ना, पावर उसको वॉट के स्थान पे किलोवाट में ले लेते हैं, और टाइम को ले लेते हैं आवर में, समझ में आ गया, ये किलोवाट में और ये आवर में, तो किलोवाट आवर आ जाएगी। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में होगा, ये देखिए चलिए एनर्जी हमारा पावर इनटू टाइम होता है, तो पावर की बड़ी यूनिट ले ली किलोवाट, और मैंने पहले बताया था किलोवाट होता है 1000 वाट, किलोवाट में ले ली, और टाइम किस में ले लेंगे, आवर में ले लेंगे। अच्छा किलोवाट में कैसे बदलेंगे, मान लो हमारे पास कोई चीज दी है 500 वाट, उसको किलोवाट में बदलना है, तो 1000 से डिवाइड कर देना, 500 अपॉन 1000, तो 1/2 आ जाएगा, आधा किलोवाट। अगर मान लो 3000 वाट दिया हुआ है, तो 3000 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 किलोवाट। मतलब समझ में आ गया। तो अगर चीज वाट में दी है पावर और किलोवाट में करनी है तो 1000 से डिवाइड कर देना, किलोवाट में आ जाएगा, और टाइम किसमें, आर में लेना है, तो 1 1 जा 1, और किलोवाट और आवर को इंटू करेंगे तो किलोवाट आवर, और इस किलोवाट आवर को हम पता क्या बोलते हैं, यूनिट। ध्यान दो, आपके घर में जो बिजली के मीटर लगे हैं, बिजली विभाग से जो कर्मचारी आता है रीडिंग लेने के लिए, वो क्या लिख के ले जाता है, ये यूनिट्स का माप लिख के ले जाता है। हम पूछते हैं कितनी यूनिट हो गई, बिल बिजली का जो बिल है उसमें देखेंगे ना, तो लिखा आता है पिछले महीने आपने इतनी यूनिट कंज्यूम की, इस महीने आपकी यूनिट इतनी हो गई, तो वो यूनिट जो होता है ना वो ये होता है, समझ में आ गया। ये बड़ी यूनिट है। अब हम देखेंगे एक जो बड़ी यूनिट है ना किलोवाट आवर, उसमें छोटी वाली जूल कितने यूनिट्स होंगे, तो एक बड़ी यूनिट में छोटी यूनिट जो होती है वो होती है 36 लाख, 36 लाख, 36 के आगे 5 जीरो, तो ये बड़ी यूनिट है, कमर्शियल यूनिट है, व्यापारिक यूनिट है, ये हमारे बिलों में ये यूनिट लिख के आती है। और ध्यान देंगे आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह में ये निकालने के लिए बोलेंगे, कमर्शियल यूनिट निकालेंगे कि भाई किलोवाट आवर में आप यूनिट एनर्जी निकालिए, ठीक है। चलिए तो अब देखेंगे एक बड़ी यूनिट में छोटी वाली कितनी, तो हम पढ़ चुके हैं एक यूनिट जो होती है वो होती है कितनी, 1 किलोवाट आवर, तो लिख दिया 1 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर उल्टा चल रहे हैं बिल्कुल, 1 किलोवाट आवर होता है 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, तो 1 किलोवाट ये रहा और इंटू 1 आवर ये रहा। अब किलोवाट को मैंने वॉट में लिख दिया, पढ़ा हमने 1000 वाट, और आर को मैंने लिख दिया सेकंड्स में, 3600 दे मेक 1 आवर, इंटू कर देंगे तो ये वॉट सेकंड, तो ये आ गया WS वॉट सेकंड, और 1000 को 3600 से इंटू कर देंगे तो 36 और 5 जीरो 36 लाख। पावर नोटेशन में लिखना है, तो देखिए ये डेसिमल लास्ट में, यहां से डेसिमल अगर इधर आएगा तो हमने देखो 6 प्लेसेस किसका, 1 2 3 4 5 6, तो हम लिख देंगे 3.6 इंटू जितना प्लेस किसका है उतना 10⁶, जूल में आ गया, वॉट सेकंड जूल होता है। तो एक बड़ी यूनिट, एक यूनिट में 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, या तो 36 लाख या फिर 3.6 इंटू 10⁶ जूल। क्लियर है। तो ये थी हमारी बड़ी यूनिट, कमर्शियल यूनिट, तो इन दोनों में रिलेशनशिप आता है कई बार छोटी क्वेश्चंस में, ठीक है। चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप सबने अच्छे से एंजॉय किया होगा, प्रॉपर्ली समझ करके वीडियो को कंप्लीटली देख करके कॉन्सेप्ट समझ करके पूरे नोट्स बनाएंगे। चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेंगे, अपने फ्रेंड्स को भी सबको बता देंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।